एक आखिर क्यों लोग मानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसे डॉक्टर अंबेडकर नहीं बनाया। आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे। बस आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आखिर B.R. अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भरत थे, तो संविधान बनाने का पूरा श्रेय उन्हें ही क्यों दिया जाता है? आखिर जब संविधान सभा में 200 से ज्यादा सदस्य थे, तो अकेले डॉक्टर अंबेडकर को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? आखिर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही यह तय हो गया था कि अब अंग्रेज भारत पर लंबे वक्त तक शासन नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर अंग्रेज भारत छोड़कर जाते हैं तो इतने बड़े देश के जिम्मे डायरी सौंपी कैसे जाए? आखिर वो कौन होगा जिसके हवाले पूरा देश होगा? आखिर कांग्रेस में वह कौन कौन से नेता होंगे जिन्हें अंग्रेज देश चलाने की जिम्मेदारी देंगे? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का एक दल दिल्ली पहुंचे। इस टीम में 3 लोग शामिल थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैमफोर्ड क्रेप्स और A.B. अलेक्जेंडर। इस दल ने सभी पक्षों से मिलकर बात की और 16 मई 1946 को यह कैबिनेट मिशन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत की आजादी के बाद अंग्रेज भारत के सत्ता संविधान सभा को सौंप देंगे। इस संविधान सभा में कौन कौन होगा, इसके लिए चुनाव होगा। यह भी तय हुआ कि संविधान सभा में कुल 380 लाइन सदस्य होंगे, जिनमें 292 सदस्य से और 93 सदस्य प्रिंस अली स्टेट से यानी कि रियासतों से होंगे। 25 जून को कैबिनेट मिशन की इस योजना पर आम सहमति बन गई। 29 जून को मिशन वापस लौट गया। इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के तहत अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार बनी और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। पहले कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा के 385 सीटों के लिए जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव हुए। चुनाव में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की एक उम्मीदवार थे, जो बम्बई से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार थे, लेकिन वह चुनाव हार गए। हालांकि महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस और यहां तक कि मुस्लिम लीग के लोग भी चाहते थे कि अंबेडकर को तो संविधान सभा का सदस्य होना ही चाहिए। तब बंगाल से B.R. अंबेडकर को उम्मीदवार बनाया गया। मुस्लिम लीग के वोटों के जरिए डॉक्टर अंबेडकर वह चुनाव जीत गए और संविधान सभा के सदस्य बन गए। लेकिन अभी तो असली कहानी बाकी थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के चुनावी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। उसी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से ही इनकार कर इस बीच 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने यह मान भी लिया कि 2 देश और 2 संविधान सभा में बन सकती। ब्रिटिश सरकार के इस माननीय भर को मुस्लिम लीग ने अपनी जीत के तौर पर देखा और फिर 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग से कोई भी उस बैठक में शामिल ही नहीं। हालांकि B.R. अंबेडकर उस बैठक में शामिल थे। मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा और अलग देश की मांग करती, लाख कोशिशों के बाद नहीं होते, बात होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर मुस्लिम लीग का डीएल रवैया देखकर संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य आगे बढ़ने पर राजी हो गए और कहा कि अब कार्रवाई चलती रहे। फिर तारीख आई 3 दिसंबर 1946, वो तारीख जब डॉ भीमराव अंबेडकर पहली बार संविधान सभा में बोले। हालांकि उस दिन डॉक्टर भेदकर से पहले 2022 और भी लोग थे जिन्हें बोलना था। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय अपनी किताब भारतीय संविधान के अनकही कहानी में लिखते हैं कि अंबेडकर 3 दिसंबर को बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि और भी लोग उनसे पहले बोलने वाले हैं, लिहाजा उनका नाम तो अगले आ सकता है और तब वो तैयारी करके संविधान सभा में बोल सकते हैं। लेकिन और लोगों को पीछे छोड़ते हुए 3 दिसंबर को ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर को बोलने के लिए आमंत्रित कर दिया।
उस दिन डॉक्टर अंबेडकर बोले और खूब बोले और ऐसा बोले कि उनका कहा इतिहास हो गए। बकौल राम बहादुर राय की किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानी डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन कहा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झगड़े को सुलझाने की एक और कोशिश जरूर करनी चाहिए। मामला इतना संगीन है कि इसका फैसला एक या दूसरे दल की प्रतिष्ठा के ख्याल से ही नहीं किया जा सकता। जहां राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने का प्रश्न हो, वहां नेताओं, दल हो, संप्रदायों की शान का कोई मूल्य नहीं रहना चाहिए। वहां तो राष्ट्र के भाग्य को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा, शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन। लंबे वाद विवाद के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो संविधान की प्रस्तावना का आधार है। हालांकि उस दिन तक भी मुस्लिम लीग का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया। टकराव और बीआर आज गया और तब 3 फरवरी 1947 को पंडित नेहरू ने मांग की कि अंतरिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग के मंत्री इस्तीफा दे दें। सरदार पटेल ने भी यही दोहराया। इस बीच 20 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले सत्ता का है हस्तांतरण कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए एटली ने शर्त रखी और शर्त यह थी कि जो 1948 से पहले संविधान बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर ब्रिटिश हुकूमत को विचार करना होगा कि सत्ता कैसे सौंपी जाए। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए 21 अप्रैल 1947 को संविधान सभा का तीसरा सत्र शुरू हुआ। अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद ने इटली की घोषणा के बारे में सबको बताया और कहा कि आप संविधान सभा को अपना काम तुरंत ही पूरा करना होगा। इसके ठीक पहले 24 मार्च 1947 को नए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आ गए और चंद दिनों में यह तय कर दिया था कि भारत का बंटवारा होगा। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश होंगे। अब इसकी वजह से संविधान सभा में फिर बदलाव होना। जिनसी जैसे डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे भी जब मुस्लिम लीग के लोग नहीं माने तो संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दी है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का और अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए। फिर 11 दिसंबर को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। संविधान सभा की बैठक के 5वें दिन 3 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में लक्ष्य संबंधित प्रस्ताव पेश किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका अनुमोदन किया। हर सदस्य को इस पर अपनी बात रखनी थी। शुरुआत तो इसी से हुई कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य सभा में शाम्बो सीट पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर एक बार फिर से संविधान सभा से बाहर हो गए। लेकिन तब तक संविधान सभा के लोगों ने यह तय कर लिया था कि अंबेडकर का संविधान सभा में रहना जरूरी है। तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे बीजी खैर। उन्होंने संविधान 3 वोआभा के एक और सदस्य और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता M.R. जयशंकर को इस्तीफा देने के लिए राजी किया। उनकी जगह पर डॉक्टर B.R. अंबेडकर फिर से संविधान सभा में शामिल हुए। 3 अगस्त 1947 की रात बजते ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया है, संविधान सभा ने भाग 4 पुदीना इनसे 25 नवंबर तक बहस हुई और फिर 26 नवंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर डॉ राजेंद्र प्रसाद ने अपना आखिरी अध्यक्षीय भाषण दिया। भाषण खत्म होने के बाद डॉ राजेंद्र प्रसाद ने पूछा, प्रश्न यह है कि सभा द्वारा निश्चित किए गए रूप में यह संविधान पारित किया जाए। पत्रकार राम बहादुर राय अपनी किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानी में लिखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सवाल पर ध्वनि मत से संविधान स्वीकृत किया गया। सदन में देर तक तालियां बजती रहीं और फिर 26 जनवरी 1950 को देश को अपना संविधान मिला, जिसके लिए हम गर्व से कहते हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जिस को बनाने में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर का योगदान है, जिसकी वजह से उन्हें भारत के संविधान निर्माता की उपाधि दी गई है।
दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता है। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे जय भीम 12 चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।